हेलो एवरीवन, मैं हनी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे, जो कि एसएससी जीडी, वीडियो, लेखपाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम जो होने वाला है, जूनियर अकाउंट का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक रिवीजन क्लास है। तो बच्चों, आज हम लोग सिंधु सभ्यता का दूसरा पार्ट देखेंगे। उम्मीद करेंगे ये आपको पसंद आएगा। अगर आप इसको कवर करते हैं, सिर्फ एक बार सुन लीजिए पूरा, तो उम्मीद है कि सिंधु सभ्यता से जो भी प्रश्न बनेगा आपको यही से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पढ़ा बच्चों कि सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा से इसके स्थल मिले, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। बाद में इसके सर्वाधिक स्थल सिंधु नदी के तट पर मिले, इसलिए बच्चों इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। आज हम इसकी कृषि, धर्म, वास्तुकला, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य क्या था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली बात, ये कांस्ययुगीन सभ्यता भी बच्चों कहलाती है। कैसी सभ्यता कहलाती है? कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, का से मिलने का। तो बच्चों, जो पहले प्रमुख है, कौन सा नगर खोजा कब गया था, ये नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसकी डेट नहीं लिखी गई है। सामान्यतः क्वेश्चन यही बनते हैं कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर है और कौन से खोजने वाले, तो वही लिखा गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा डाटा याद ना करना पड़े इसलिए। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता जो है, वो हड़प्पा जो नगर था वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, और इसकी खोज बच्चों किसने की थी? तो दयाराम साहिनी ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहिनी जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है। उसी प्रकार बच्चों, मोहनजोदड़ो जो बहुत प्रमुख नगर है, इस पर मूवी बनी थी, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा लोथल, ये भारत में बंदरगाह भी था, गुजरात में था। सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा का साक्ष्य यहीं से मिलता है। बच्चों, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। तो ये याद ही करना है, बिल्कुल एकदम रटना है। कालीबंगा नगर की बात करें, यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, आगे आपको देखने को मिलेंगे। ये घग्गर नदी के तट पर था। बच्चों, कहां पर था? घग्गर नदी के तट पर है, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज बच्चों अमलानंद घोष ने की है। इसी प्रकार रोपड़ आपका है हड़प्पा का स्थल, ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा है। इसके बाद का जो है आलमगीर, बच्चों आपने पढ़ा हुआ था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी। उसमें आपने पढ़ा कि सर्वाधिक उत्तर स्थल मंडला है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब में। उसी प्रकार सर्वाधिक पूर्वी जो स्थल था आलमगीर था, ये हिंडन नदी के तट पर पड़ता है, और यूपी के मेरठ में पड़ता है। उसी प्रकार से कांगेडोर है, बलूचिस्तान में है, और ये दास नदी के तट पर पड़ता है, जो पश्चिमी स्थल था। तो इनकी नदियां याद करना है। कुड़ाल जो शहर है, जो मिला हुआ है, बनवाली जो मिला हुआ है, तो बनवाली आपको याद करना है, क्योंकि कई साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ये दोनों शहर आपके सरस्वती नदी के तट पर बसे हुए नगर थे। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि बनवाली से हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, इसलिए बनवाली को आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, किसने खोजा था। चंदुदड़ो शहर की बात करें, नगर जो है, ये भी सिंधु नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर है। तो आपको ये दोनों याद करना है। अगर हम उसकी नगर विन्यास पद्धति के बारे में जाएं कि जो नगर थे वो किस प्रकार बसे थे, उनमें क्या स्थिति थी, तो ये जो जो है, ये जाल पद्धति पर आधारित थे। इसको इंग्लिश में ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। आयताकार या वर्गाकार यहाँ की सड़कें थी, जो समकोण पर काटती थी। इस तरह से सड़कें आई और इस तरह से काट देती थी एक दूसरे को, तो समकोण पर बनी हुई सड़कें थी बच्चों। ठीक है। किस प्रकार बनी हुई थी? समकोण पर यहाँ पर बनी हुई थी, जिससे टकराव ना हो, आसानी से बदल जाए। जो यहाँ के भवन थे बच्चों, वो 2 मंजिले थे। कैसे थे? 2 मंजिले भवन यहाँ पर पाए गए हैं। दरवाजे जो थे सड़क की ओर खुलते थे बच्चों। कहाँ खुलते थे? तो दरवाजे बच्चों यहाँ पर सड़क की ओर खुला करते थे। तो सिंधु सभ्यता में फिर से यहाँ की नगर विन्यास पद्धति जाल पद्धति पर आधारित था। भवन 2 मंजिले थे, सड़कें जो थी आयताकार थी और एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। दरवाजे भी सड़क की ओर खुलते थे। फर्श कच्चा होता था, लेकिन एक स्थल है कालीबंगा, जहां से पक्के फर्श के साक्ष्य मिले। तो अपवाद जो है बच्चों, जो आपको जरूर याद करना पड़ेगा। जैसे जितने भी स्थल है वहां से कच्चे फर्श मिले हैं, लेकिन कालीबंगा केवल एक ऐसा स्थल है जहां से पक्के फर्श के बच्चों साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। भारत में वास्तुकला का प्रचलन या प्रारंभ सिंधु वासियों ने ही बच्चों किया था। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की यह शहरी सभ्यता या नगरीय क्रांति या नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है बच्चों अन्नागार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो में खोजा
खोजा गया सबसे बड़ा स्थल क्या था, तो अन्नागार है यहाँ पर, ठीक है। यह व्यवस्था यानी सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से मात्र देवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए माना जाता है कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक रही होगी, माता की यहाँ पर सत्ता होगी। लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में यहाँ पर करते थे, ठीक है। शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था, यहाँ पर लोग व्यापार ज्यादा उन्नत दशा में करते थे। सिंधु के जो प्रमुख निवासी हैं वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी माने गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ के निवासी कौन थे, तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरियों को यहाँ का निवासी माना गया है। और सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक जो स्थल खोजे गए हैं वो कहाँ से खोजे गए हैं बच्चों, वो गुजरात में सर्वाधिक स्थल खोजे गए। यहाँ से 2 बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुरकोटड़ा से, दोनों ही उस समय के प्रसिद्ध बंदरगाह थे, तो इनको भी बच्चों याद करना है। अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी ये भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी ये लिपि? भाव चित्रात्मक थी, और दाएं से बाएं, जैसे उर्दू लिखी जाती है इस तरीके से उल्टा दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसको लिखने का या पढ़ने का प्रयास बहुत सारे लोगों ने किया है, उनमें से एक व्यक्ति हैं L.A. ब्रैंडन, उनका नाम आता है, लेकिन अभी तक वो पढ़ने में सफल नहीं हो पाया है कोई व्यक्ति। इनका नाम आता है जरूर है L.A. ब्रैंडन का, कि इन्होंने लिपि पढ़ी थी, ठीक है बच्चों। इनकी लिपि में मानव के, मछली के चित्र भी पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी और वेश्यावृत्ति के भी साक्ष्य वहां से मिलते हैं। तो ये कुछ हो गया मोटा मोटा तौर पर। एक बार फिर देख लीजिए कि ये पद्धति किस पर आधारित थी। जाल पर आयताकार या वर्गाकार सड़कें थी, समकोण पर काटते थी। जो भवन थे वो 2 मंजिला आकार के थे, फर्श कच्ची थी, लेकिन कालीबंगा एक मात्र स्थल है जहाँ से पक्के फर्श के साक्ष्य मिलते हैं। वास्तुकला का प्रारंभ इन्होंने किया था। पर्दा प्रथा प्रचलित थी, वेश्यावृत्ति का प्रचलन था, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं लोथल और सुरकोटड़ा से। लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ी इमारत थी, अन्नागार थी, यहाँ पर मात्र देवी की पूजा की जाती थी। धरती को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था, मात्र सत्तात्मक इसको माना जाता है। यहाँ के जो प्रमुख निवासी हैं भूमध्य सागरी और द्रविड़ थे, और यहाँ के सबसे ज्यादा बच्चों स्थल जो मिले हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं, तो गुजरात से मिले हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों आगे, कृषि व्यवस्था कैसी थी, सिंधु सभ्यता की कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो यह सभ्यता बच्चों गेहूं, यहाँ की मुख्य व्यवस्था जो है या मुख्य फसल जो है गेहूं और जौ थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, तो गेहूं और जौ थी, ठीक है। विश्व में कपास का सर्वप्रथम उत्पादन किसने किया था, तो सिंधु वासियों ने ही सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था, और इसे सिंडन कहा जाता था उस समय। क्या कहा जाता था बच्चों, सिंडन कहा जाता था। कालीबंगा से बच्चों जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है, तो जुता हुआ खेत कहाँ से मिलता है बच्चों, कालीबंगा से मिलता है। चावल का साक्ष्य आपको लोथल से मिल जाएगा, बाजरा का साक्ष्य लोथल और सौराष्ट्र से मिलेगा, रागी और सरसों का साक्ष्य बच्चों कहाँ से मिलेगा, तो कालीबंगा से मिलेगा। हल का साक्ष्य बनवाली से मिलेगा बच्चों, कहाँ से मिलेगा, बनावली, जो सरस्वती नदी के तट पर है और जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। कहा था भी इंपॉर्टेंट है। गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपवाद वाला, किसका साक्ष्य नहीं मिला है, तो गन्ने का कोई साक्ष्य आपको यहाँ पर नहीं मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। धर्म की बात करें यहाँ पर कि धर्म क्या था, मंदिर था कि नहीं, तो बच्चों यहाँ से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, पहली बात, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ से स्वास्तिक की मोहर मिली है, क्या मिला है, स्वास्तिक की एक मोहर मिली है बच्चों, ठीक है। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक का एक मोहर मिला है। कुबड़ वाला सांड उस समय पूजा जाता था बच्चों, कौन सा सांड, कुबड़ वाला सांड की पूजा की जाती थी, ये भी याद रखिएगा। वृक्ष पूजा के साक्ष्य मिले हैं, पीपल हो या बबूल हो, इसकी पूजा होती थी। प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्म के लोग मानता थे, ठीक है। प्रकृति पूजक थे ही, प्रेतवाद यानी भूत प्रेत को मानते थे, पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और भक्ति को भी मानते थे, इसका साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो धर्म इतना याद रखिएगा। क्या नहीं मिला है, कृषि में अगर बात करें तो गन्ना नहीं मिला है, धर्म में बात करें तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। वृक्ष पूजा होती थी, पीपल और बबूल मुख्य रूप से बच्चों पूजे जाते थे, कुबड़ वाला सांड पूजा जाता था और स्वास्तिक मिला हुआ है, ठीक है। प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्म के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। अगर पशुपालन की बात करें बच्चों, तो इनकी पशुपालन में बात करें तो सिंधुवासी जो थे हाथी घोड़े से परिचित थे, परंतु हाथी घोड़ों को पालतू बनाने में ये बच्चों असफल रहे, ठीक है, उसे पालतू नहीं बना पाए। घोड़े का अस्थिपंजर या घोड़े का साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिलेगा, सुरकोटड़ा बंदरगाह भी रहा है।
गैंडा, खरहा, बंदर, भालू, ऊंट आदि जंगली जीव का उनके बच्चे ज्ञान था, परंतु शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये याद रखना है, किसका साक्ष्य नहीं मिला है? शेर का कोई साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। फसल में गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। धर्म में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो यह अपवाद भी आप याद रखिएगा, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उस समय में उन्नत किस्म का था। व्यापारी और शिल्पियों की सभ्यता ही मानी जाती है सिंधु सभ्यता को। बच्चों मुद्रा का उस समय प्रचलन नहीं था। किसका प्रचलन नहीं था? मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय जो है वस्तु विनिमय पर आधारित था। मोहनजोदड़ो आप मूवी देखेंगे तो उसमें नील देता है और गेहूं ले लेता है, तो मतलब वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेने की प्रथा चलित थी। मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन मुद्रा जान गए थे लेकिन प्रचलित नहीं थी। अन्य सभ्यता के लोगों के साथ ये व्यापार किया करते थे। व्यापार उन्नत दशा में था। अगर हम बात करें किसका प्रमुख रूप से ये कौन सी वस्तु आयातित करते थे, तो देख लीजिए कुछ वस्तुएं आयातित करते थे। जैसे टीन का आयात कहां से करते थे? तो अफगानिस्तान से, ठीक है बच्चों। तांबा खेतड़ी राजस्थान से करते थे। चांदी का अफगानिस्तान से, सोने का अफगानिस्तान दक्षिण भारत से करते थे, और इसी प्रकार शीशे का ईरान अफगानिस्तान से करते थे। लाजवंत एक धातु है बच्चों, उसको भी ये लोग मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से मंगाते थे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पशुपालन में सब कुछ जानते थे, शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। व्यापार में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मुद्रा से जान पहचान थी। वस्तु विनिमय की प्रक्रिया थी, वस्तुओं को लेन देन बदलते थे। बहुत सारी वस्तुएं इन्होंने कई देशों से खरीद रखा है। व्यापारियों की सभ्यता थी, शिल्पियों की सभ्यता थी। क्या क्या मिला है? पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति थी। मातृ देवी की पूजा करते थे। शहरी सभ्यता थी। मकान ज्यादातर फर्श कच्चे थे, लेकिन केवल कालीबंगा से पक्के फर्श के साथ मिले हैं। मंदिर नहीं है, लेकिन स्वास्तिक का चिन्ह है। प्रकृति की पूजा कहीं पीपल और बबूल वृक्ष पूजे जाते हैं। कुबड़ वाला सांड पूजा जाता है। प्रेतवाद, भक्ति, पुनर्जन्म के साक्ष्य हैं। लगभग सभी फसलों के साक्ष्य मिले हैं। हल्का साक्ष्य बनावली से, जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन भी इन्होंने ही किया है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पर पर्दा लिपि भी मिली है, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आएगा। आप इसको एक दो बार नजर कर लीजिए, और सिंधु सभ्यता से आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसी उम्मीद करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों कमेंट और शेयर करके जरूर बताइए, कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सुधार किया जा सकता है क्या। यदि कोई आपकी क्वेरी हो, सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई प्रश्न हो, उसको वही आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी उस क्वेरी का आंसर जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।